अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम CS 6 और 7 का टॉपिक 14 की सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हम 14 तक कंप्लीट कर चुके थे लेक्चर को, बट उसमें थोड़ा सा रह गया था, हम उसे करेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 की तरफ पढ़ेंगे। रूल्स, टाइप ऑफ रूल आपके पास कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप, रिकमेंडेशन। अब रिलेशनशिप है क्या? ये एक ऐसा रूल है जो कि किसी भी यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट अक्रंस रिलेशनशिप बिटवीन टू इमेज। किसी दो इमेज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, उसे डायरेक्ट रिलेशनशिप, उसे डिफाइन करने के लिए हम रिलेशनशिप को लेते हैं। रिकमेंडेशन रूल जो होता है कि रिकमेंडेशन के बारे में बात कर होता है, यानी कि कुछ नॉन इन्फॉर्मेशन को लेकर जो आप रिकमेंड करते हो उसके बारे में बात करता है। डायरेक्टिव रूल जो होते हैं ये रिकमेंडेशन रूल की ही तरह होते हैं। इनमें स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्शन बता दी जाती है। वेरिएबल रूल्स, इसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद ये आपके पास कुछ पैटर्न मैचिंग रूल्स होते हैं। अब ये जो रूल्स होते हैं ये नॉन फैक्ट्स और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। अनसर्टेन रूल्स जो होते हैं वो अनसर्टेन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैटर रूल्स जो होते हैं ये बताते हैं कि हाँ दूसरे रूल्स वर्क करते हैं। ये था लेक्चर 14। जल्दी से लेक्चर 15 को देख लेते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क एक ग्राफ है जिसके अंदर नोड रिप्रेजेंट करती हैं ऑब्जेक्ट्स को और आर्क रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब दो तरह के होते हैं, या तो वो इज आ होगा या हैज होगा। दो कॉमन टाइप है रिलेशनशिप की। इसके बाद ही हम देखते हैं नेटवर्क ऑपरेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आता है वो सिमेंटिक नेटवर्क आता है। सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है रन टाइम के अंदर लेकर चले तो, और ये ट्रावर्स होता है नेटवर्क टू द सम कॉमन क्वेश्चंस। अब इसका एक वर्स्ट केस क्या है? इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रावर्स है वो इंटायर नेटवर्क को ट्रावर्स नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है इन्फो, जो वो इन्फो मांग रहा था जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। यानी कि आप ये समझ लीजिए सिमेंटिक नेटवर्क का ना वो हिस्सा है। सिमेंटिक नेटवर्क एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, जो चीज़ नहीं ज़रूरत वो उसके बारे में जिद कर रहा होगा कि मुझे चाहिए और ये वो चीज़ें कर रहा होगा। इसमें मॉडर्न ह्यूमन एसोसिएटिव मेमोरी पाई जाती है। ह्यूमन ब्रेन ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं, लाइक लिंक्स हो गए 10⁻15। फ्रेम वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टीरियोटिपिकल नॉलेज को किसी भी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दुर्कर ने कहा था कि फ्रेम जो है वो एक स्कीमा है जिसके अंदर हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। अब जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं ना किसी भी फ्रेम के अंदर, उन्हें हम कहते हैं स्लॉट। इसके बाद ये फैसेट्स हमारे पास आ जाते हैं। जब स्लॉट फ्रेम के अंदर होता है जो इन्फॉर्म होल्ड कर होता है एक वैल्यू को, वो जो ये कंसिस्ट कर होता है मेटा डेटा और प्रोसीजर को। अब जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं स्लॉट के, उन्हें हम फैसेट कहते हैं। लॉजिक, जैसे अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो फॉर्मल लॉजिक्स हमारे पास पाई जाती हैं जो कि डील करती हैं किसी भी नंबर को। 2 + 4 = 6, तो ये हमारे पास एक फॉर्मल नंबर आ गया। जस्ट लाइक अलजेब्रा, अगर हम लॉजिक की बात करते हैं ना तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफ़ी सारे यूज़ हो रहे होते हैं। प्रीपोजिशनल लॉजिक और प्रिडिक्टेड कैलकुलस, दो इसके हिस्से हमें टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं। अब प्रीपोजिशनल या प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है फैक्ट्स की जिसके अंदर हम सिंबल को असाइन करते हैं सिंबॉलिक वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ प्रोपोजिशन। और जो प्रोपोजिशन होता है ये सेंटेंस के अंदर देखें तो ये ट्रुथ वैल्यू कंटेन करता है। इसके बाद ही हम आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें इम्पोर्टेंट जो था ना, आपको लिमिटेशन जो दी गई थी वो ये था कि कोई क्वांटिफायर नहीं अवेलेबल होता, हर चीज़ इसमें फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट। प्रोपोजिशनल आपके पास प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होता है ना वो बेसिकली प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क को। प्रिडिक्टेड नॉलेज या प्रिडिकेट कैलकुलस क्या है? ये वो एक्सटेंशंस हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की जो अलाउ करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स और सेंटेंस जिन्हें डिफाइन किया जाता है। इसके बाद ये क्वांटिफायर्स आ जाते हैं। क्वांटिफायर्स जो होते हैं ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कैलकुलस के अंदर यूज़ किए जाते हैं।
अब ये अलाउ करते हैं टू से थिंग्स अबाउट सम और ऑल ऑब्जेक्ट विद सम सेट्स। यूनिवर्सल क्वांटिफाई कौन सा है? ये जी हमारे पास फॉर एवरी जो है उल्टा ए जो होता है इसे हम पढ़ते हैं फॉर एवरी, तो ये फॉर ऑल या फॉर एवरी, तो ये साइन यूनिवर्सल क्वांटिफाई कहलाता है। हर स्क्वायर जो होता है वो पॉलीजन होता है। और याद रखिएगा एक इक्वेशन के अंदर जो एवरी एक्स होता है ना वो शेप कहलाता है, और जो एक्स के बाद जो स्क्वायर आता है उसे हम कहते हैं कि ये पॉलीजन है। एक्सटेंशनल क्वांटिफायर हमारे पास था, ये वो सिंबल होता है, ये देखें ये हमारे पास उल्टा ई यानी देयर एग्जिस्ट, इसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसके बाद ही हम देखते हैं प्रेडिकेट्स के अंदर असर्शन होती है प्रोपोजिशन की, आर्गूमेंट्स और होते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन। वेरिएबल इसमें पाए जाते हैं, वेरिएबल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ को। फार्मूला जो होता है वो फार्मूलाज जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं प्रेडिकेट और क्वांटिफायर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसके बाद जी हम फर्दर आगे मूव करते हैं, तो ये था लेक्चर 15। अब देखते हैं कि लेक्चर नंबर 16 में क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। रीजनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लॉजिकल कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास एक रीजनिंग की टाइप आती है। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम नेम इम्प्लाई करते हैं, यानी कि ये नेम इम्प्लाइज इज बेस्ड ऑन डिडक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकल रिलेटेड नॉन इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन में से न्यू इन्फॉर्मेशन को निकालने को हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये इंड्यूसिंग जनरलाइजेशन, या यूँ कह लें कि लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाता है, उसमें से आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। इसके बाद जी हमारे पास आता है एब्डक्टिव रीजनिंग। एब्डक्टिव रीजनिंग जो है ये एक डिडक्शन की फॉर्म है जो कि आपको प्लॉजिबल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करती है, यानी कंक्लूजन माइट बी रॉन्ग, या कह सकते हैं कि कंक्लूजन आप जो बातें खुद से खुद करते हो, यानी कि आप सोचते हो कि ओके मैं ये काम करूँगा तो इसका ये नतीजा निकलेगा, तो ये नतीजा ना निकलना या वो गलत भी हो सकता है, इसे हम अबडक्शन नॉलेज रीजनिंग कहते हैं। इसके बाद है जी एनालॉजिकल रीजनिंग। अब इसकी अगर एग्जांपल दूं तो आप एक सेंटेंस है कि शी कैरीज अम्ब्रेला इफ इट इज रेनिंग। अब जी उसने कैरी तो किया अम्ब्रेला, इफ अगर बारिश हुई, ये तो बारिश हुई तब ना हुई तो फिर, इस वजह से ये हमारे पास अब्डक्टिव रीजनिंग आता है। एनालॉजिकल रीजनिंग, ये जी हम एनालॉजीज को ड्रॉ कर रहे होते हैं दो सिचुएशंस के दरमियान, इसमें हम सिमिलरिटीज और डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। कॉमन सेंस रीजनिंग, इसमें हम इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ रीजनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। नॉन मोनेटिक रीजनिंग जो होती है ये फैक्ट्स के बारे में बात कर रही होती है कि किस तरह चेंज हो जाता है किसी भी टाइम को विद अ स्पेसिफिक टाइम। इसके बाद जी इन्फ्रेंस आता है। इन्फ्रेंस जो है ये ड्राइव करता है न्यू इन्फॉर्मेशन, वही बात जी फ्रॉम नॉन इन्फॉर्मेशन। लॉजिक जो है ये इंट्रोड्यूस करेगा अर्लियर, और ये व्यू किया जाता है फॉर्मल लैंग्वेज को। सिंटैक्स जो होते हैं ये डिस्क्रिप्शन होती हैं वैलिड स्टेटमेंट की। सिमेंटिक जो होता है ये पार्टीशन होता है कि क्या एक्सप्रेशन का मतलब है। प्रूफ स्टेटमेंट, ये एक लॉजिक फ्रेमवर्क है जो कि प्रूफ स्टेटमेंट कहलाता है, जिसके अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं हर स्टेटमेंट को विद अ न्यू स्टेटमेंट, यानी एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट को न्यू स्टेटमेंट के साथ मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आप इनिशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हो जैसे हम प्रीमिसेस कहते हैं, और या प्रीमिसेस ऑफ द प्रूफ कहते हैं, और इसके बाद आप यूज़ करते हो रूल्स को। इसके बाद जी रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हमारे पास आ जाता है। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो होते हैं वो लॉजिकल रूल्स होते हैं जो कि आप सर्टेन थिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, मॉडस पोनेंस और मॉडस टॉलेंस। बाकी इतने मॉडर्न नहीं होते। मॉडस पोनेंस जो है वो बेसिकली अफर्मिंग मेथड कहलाता है। मॉडस टॉलेंस जो होता है ये इसमें अल्फा इम्प्लाइज बीटा एंड नॉट बीटा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉट बीटा है तो नॉट आपके पास ये आएगा कंक्लूजन, यानी नॉट अल्फा आएगा कंक्लूजन के तौर पर।
इस बार जी हम लोग देखते हैं लेक्चर 17 को। इसमें रेजोल्यूशन रूल क्या है। रेजोल्यूशन रूल जो होता है बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से हम ट्रुथ ऑफ एन असर्शन को डिटरमिन करते हैं। इसमें टेबल यूज़ हो रहा होता है। अगर एक फाल्स है तो लाजमी है दूसरा फाल्स होगा। अगर फाल्स है तो आपकी जो आउटपुट है वो फाल्स में आएगी। अगर एक फाल्स दूसरा ट्रू है तो आउटपुट आपके पास ट्रू आएगी। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF ये जो होता है ये रिक्वायर करता है हर सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं आप स्पेशल फॉर्म के अंदर जिसे हम CNF कहते हैं। द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है कंजक्शन से मिलके बनता है। इनर यूनिट जो होता है वो क्लॉज कहलाता है और ये जो क्लॉज होते हैं ये डिसजंक्शन से मिलके बनते हैं। अब अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो वो लिटरल कहलाते हैं। लिटरल जो होते हैं वो या तो वेरिएबल्स होंगे या नेगेशंस ऑफ वेरिएबल्स होंगे। इसके बाद जी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास पेज 120 पर मौजूद होगा पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिट प्रेफरेंस। अब यूनिट प्रेफरेंस आपके पास क्या है। प्रेफर यूजिंग अ क्लॉज विद वन लिटरल, यानी कि शॉर्टर क्लॉज इसमें यूनिट प्रेफरेंस में यूज़ हो रहा होता है। सेट ऑफ सपोर्ट इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं वो चीज़ें जो कि प्रूव करने के काम आती हैं। तो ये था जी लेक्चर 17। जल्दी से लेक्चर 18 को देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। द प्रोसेस जो कि स्पेशलाइज करता है नॉलेज को सर्टेन एरिया के अंदर उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। वो पोजेस जो कि एक्सपीरियंस करता है गिवन एरिया के अंदर उसे भी हम एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट की हमारे पास डेफिनेशन और फर्स्ट टू आपको आती हो तो फाइन है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। दुर्कन के नज़दीक एक्सपर्ट सिस्टम क्या था। उसके नज़दीक जो कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं ना मॉडल्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ह्यूमन एक्सपर्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसे हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें नॉलेज और रीजनिंग दो चीज़ें पाई जाती हैं इस मॉडल के अंदर। लेट 60s के अंदर हम जनरल फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज नॉट मेंशन। याद रखिएगा लेट 16 के अंदर 60 के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी AI टेक्निक नहीं मौजूद थी। 1960 के अंदर डेंड्रल्स जो थे इन्होंने ये पाइनर है जी एक्सपर्ट सिस्टम की। याद रखिएगा डेंड्रल्स पाइनर है एक्सपर्ट सिस्टम के। इन्होंने नासा के अंदर परफॉर्म किया था केमिकल एनालिसिस ऑफ मार्शियल सॉइल ऑफ स्पेस मिशन। इसमें उन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ रीजनिंग पर। अगर नॉलेज की बात करते हैं तो ये भी तो रीजन है, बट ज़्यादातर ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ रीजनिंग पर। फिर जी माइसन। अब माइसन है क्या। मिड 70s के अंदर माइसन जो था वो डेवलप हुआ स्टैनफोर्ड टू एड फिजिशियन इन डायग्नोसिंग ट्रीटिंग पेशेंट विद पर्टिकुलर ब्लड डिजीज को ट्रीट करने के लिए माइसन आया था। याद रखिएगा माइसन जो है ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है हिस्ट्री ऑफ AI के अंदर। इससे हमें पता चला कि किस तरह हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ AI। RISC-CON जो है ये लेट 70s की प्रोडक्ट है और ये बहुत ज़्यादा अरसे तक वर्क करने वाला एक्सपर्ट सिस्टम था। ये डेक के अंदर मौजूद हुआ करता था यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर पाया जाता था। इसमें ये क्या कहता था कि कॉन्फ़िगर करता था कंप्यूटर्स को। इसकी जो एस्टिमेशन हमारे पास सामने आती है ये इसने सेव की थी $25 मिलियन पर ईयर टू डेक को इसने काफ़ी फ़ायदा दिया था। इसके बाद जी ये कंपैरिजन है आपके पास। कंपैरिजन आता नहीं है सो हम इसे स्किप कर देते हैं। ड्रिलिंग एडवाइज़र आपके पास आया जी 1983 के अंदर। ये वो सिस्टम था जो कि कंपनी को जब लॉस आ जाता था या नेटवर्क के अंदर लॉस आ गया तो वो उसके सेव रखा करता था मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ आर एक्सपर्ट सिस्टम यूज। एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो होस्ट ऑफ एप्लीकेशन एरियाज के अंदर डायग्नोशन यानी डायग्नोसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन, प्लानिंग, कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है। ES सिस्टम जो था वो फैगन ने बनाया था 1978 के अंदर। VM ने बनाया था यानी कि इसमें हम वर्चुअल बॉक्स लेते हैं उसमें हमने वर्क किया। इसमें ES के अंदर बेसिकली हमने देखा था कि पेशेंट का स्टेटस सेव किया गया था
कि वो एनालाइज करता था हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, ब्रीदिंग मेजरमेंट को, और वो एडजस्ट किया जाता है वेंटिलेटर को जब वो पेशेंट यूज़ कर रहा होता है। इसके बाद ही आपके पास ग्यूडॉन आता है। ग्यूडॉन जो है ये बेसिकली एक ऐसे इसमें हुआ क्या था कि ये स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि डायग्नोज करना है अपने बैक्टीरिया इन्फॉर्मेशन को। यानी एआई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एआई के अंदर ग्यूडॉन है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बंदे को किसी को भी बता सकता है कि आपने किस तरह प्रिडिक्ट करना है प्रॉब्लम्स को। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा और पसंद भी। तो ये था जी लेक्चर नंबर 18 का। नहीं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।